नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल वे में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईश्वर तिवारी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तालिबान के आतंकी इतिहास के बारे में कि कैसे सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान छोड़ने के पश्चात उसने पूरे अफगानिस्तान पर होल्ड किया और आज तक उसका होल्ड कायम है, और उसकी पूरी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में कि उसने शरिया कानून कैसे लागू किया और कैसे लोग उसके शासन के विरुद्ध हुए और कैसे 2001 के 9/11 अटैक के बाद अफगानिस्तान से तालिबान का सफाया हुआ। जानेंगे सभी इसी वीडियो में। ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैंने अफगानिस्तान की पूरी हिस्ट्री के बारे में, उसकी जो जियोपॉलिटिक्स के बारे में कंप्लीट हिस्ट्री कवर कर रखी है। आप चाहे तो उन वीडियो को देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स गेट गोइंग। बात शुरू होती है 1989 से, जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से चला गया था। तो जितने भी लोकल एथनिक ग्रुप थे, एथनिक ग्रुप के बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा डिस्क्राइब कर रखा है, आप उसे देखना ना भूलें। जितने भी लोकल एथनिक ग्रुप थे वो आपस में भिड़ गए, क्योंकि वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था जिसको फिल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इसलिए 17 एथनिक ग्रुप आपस में ही भिड़ गए सत्ता को अपने अधिकार में लेने के लिए, और उसमें सबसे आगे था तालिबान, जिसकी स्थापना करी थी मुल्ला उमर ने। आप देख सकते हैं ये मुल्ला उमर का फोटो है, जिसने पाकिस्तान के मदरसों से वहां के स्टूडेंट को इकट्ठा किया और तालिबान का एक आतंकी संगठन बनाया, जिससे पूरे अफगानिस्तान पर होल्ड किया जा सके, और इसमें मदद करी हक्कानी नेटवर्क ने। तालिबान, आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा। तालिबान का असली मतलब होता है स्टूडेंट। इसे पश्तून लैंग्वेज में कहते हैं तालिबान। और ये वो स्टूडेंट नहीं है जो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल करते हैं। ये वो स्टूडेंट है जो A से AK-47 और G से ग्रेनेड के लिए जाने जाते हैं। और उसी का ये रूप था कि पाकिस्तान के जो मदरसे थे वहां पर इन स्टूडेंट का ब्रेन वॉश करके उनको आतंकी संगठन के लिए तैयार किया जाने लगा, और तालिबान में मिलाकर अफगानिस्तान पर पूरा का पूरा होल्ड किया जाने लगा। अफगानिस्तान की सत्ता उस समय वहां के राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी के हाथ में थी, लेकिन जैसे जैसे इसका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता गया, इसने अपने अफगानिस्तान में तालिबान ने अपने पैर फैलाने स्टार्ट कर दिए। शुरुआत हुई ईरान और अफगानिस्तान के सटे बॉर्डर से, जहां पर उन्होंने 1995 में हेरात नाम के प्रोविंस पर कब्जा कर लिया, और उसके एक साल के अंदर अंदर ही उन्होंने काबुल पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। और 1998 आते आते लगभग पूरे अफगानिस्तान के 90% जो पार्ट था उस पर तालिबान का कंप्लीटली होल्ड हो गया, और वहां के जो उस समय के राष्ट्रपति थे बुरहानुद्दीन रब्बानी, उनको ब्रूटली तरीके से असैसिनेट कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और फिर अफगानिस्तान में तालिबान का पूरा होल्ड हो गया, और उन्होंने अफगानिस्तान को डिक्लेयर किया इस्लामिक अमीरात। जब तालिबान अपने शुरू के दौर में अफगानिस्तान को कब्जा रहा था, तो वहां के जो लोकल लोग थे वो इससे ज्यादा खुश थे, क्योंकि शुरू में तो तालिबान ने उनको बहुत ही ज्यादा वेटेज दी। जैसे भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया गया, रोड कंस्ट्रक्शन का काम जो है वहां पर अफगानिस्तान में किया जाने लगा, और बिजनेस को काफी लिबरल कर दिया, जिससे लोगों को फैसिलिटी मिल सके, उनको सुविधा उपलब्ध कराई गई अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। इससे लोग काफी खुश थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने यहाँ एक्सट्रीम शरिया लॉ लागू किया, तो उसके बाद लोगों की आंखें धीरे धीरे खुलने लग गई और वो तालिबान से नफरत करने लग गए, क्योंकि ये जो शरिया लॉ था, इसमें जितने भी कानून लागू किए गए वो मानवता को झंझोड़ देने वाले थे। जिसमें 10 साल से ऊपर की जितनी महिलाएं थी उनको तो स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी गई, टीवी सिनेमा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, म्यूजिकों पर बैन लगा दिया गया, वुमेन के लिए बुर्का और आदमियों के लिए दाढ़ी बढ़ाना कंपलसरी कर दिया गया। अगर कोई भी इन कानून का उल्लंघन करता था तो उसको बहुत ही ज्यादा सख्त सजा दी जाती थी। जैसे अगर कोई महिला बिना किसी अपने आदमी के या किसी घर के मेंबर के, जो बेसिकली मैन होगा, उसके बिना अगर घर से बाहर निकलती थी तो उसको जो है कोड़ों से मारा जाता था, या वो किसी अन्य मर्द से बात कर लेती थी, या अपने परिवार के खिलाफ, या उस पर कोई अगर घर में अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ अगर वो आवाज उठाती थी तो उसको पत्थरों से तब तक मारा जाता था जब तक उसकी जान ना चली जाए। तो ये शरियास लॉ का बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वर्जन था, जिसको तालिबान ने 1996 से लेकर 2001 के दौरान अफगानिस्तान में अपनाया और लोगों पर एक तानाशाह के रूप में राज किया। लेकिन बात यही नहीं बढ़ी। इन्होंने क्या किया कि अपनी जितनी भी विचारधारा थी, तालिबान की बेसिकली जितनी भी विचारधारा थी, उसमें इस्लामिक जो कल्चर था उसको एक्सट्रीम रखा गया। मतलब वो अपने ही कल्चर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए, और दूसरों के कल्चरों की वो इसमें प्रभाव ही नहीं करते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि
हमारे देश में या हमारे आसपास भी जो है किसी और धर्म का कोई भी वर्चस्व बढ़े या उनकी कोई वैल्यू खड़ी हो। इसका सबसे ताजा उदाहरण देखने के लिए सामने आया बाबियान जिले में, जहां पर बुद्ध की एक मूर्ति थी जिसे 3rd-4th सेंचुरी में बनाया गया था। ये बहुत ही ज्यादा प्राचीन बुद्ध की 100 फीट की हाइट की मूर्ति थी, जिसको यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया था। उस मूर्ति को अफगानिस्तान ने तोप से RDX लगा के और उस पर फायरिंग करके उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये देख सकते हैं आप, ये जो मूर्ति थी ये कितनी ज्यादा हाइट पे थी। लोग देश विदेश से इसको देखने के लिए आते थे, लेकिन जब तालिबान का अफगानिस्तान में शासन हुआ तो उन्होंने इसको RDX से तोप से बिल्कुल उड़ा दिया और आज ये एक खंडर की तरह ही बन गया है। उसके बाद पूरे वर्ल्ड की निगाह इस टेररिस्ट ग्रुप की ओर पड़ी, लेकिन वो कुछ समझ पाते। उसी के बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 17 से 16 आतंकवादियों ने 4 प्लेन्स को हाईजैक कर लिया था। उनमें से 2 प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, उन पर डायरेक्टली हिट कर दिया था और ये पूरे के पूरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलैप्स हो गए थे, जिसमें अप्रोक्सीमेट 3000 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और 25,000 से ज्यादा जो है घायल हो गए थे। इसके बाद पूरा वर्ल्ड जो है इस तालिबान शासन के खिलाफ हो गया, क्योंकि इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन था वो था अलकायदा, और अलकायदा का सरगना था ओसामा बिन लादेन, और उसको इनडायरेक्ट वे में जो समर्थन था वो दे रहा था तालिबान। लेकिन अमेरिका पर हुए इस भीषण हमले के बाद अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो इन हमलों के पीछे जुड़े हुए व्यक्तियों को बिल्कुल सजा देंगे। जो ये टेररिस्ट ग्रुप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनके जो लीडर हैं, उनको उन्हीं के घर में मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अमेरिका को पूरे 10 साल लग गए अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए, और इस दौरान उसने अपनी जो कार्रवाई करी थी वो करी थी अफगानिस्तान से, जहां पर अमेरिका ने नाटो ग्रुप के साथ और फॉरेन एड की सहायता से अफगानिस्तान पर हमला किया और वहां से तालिबान का जो शासन था उसको लगभग 2001 से 2021 लगभग 20 सालों तक खदेड़ के रखा, उनको सत्ता से ही बाहर कर दिया। और जो दोषी थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने के लिए, 9/11 के जितने भी दोषी थे, उनको उनके हेड ओसामा बिन लादेन को फाइनली 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में मार दिया गया। लेकिन बात यहीं तक ही नहीं थमी। जब अमेरिका अफगानिस्तान में एंटर कर गया तो उसको लगभग 20 साल लग गए वहां पर पीस प्रोसेस को संभालने में, वहां पर एक स्टेबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने में, और यहाँ तक कि उस गवर्नमेंट को स्टेबल करने के लिए वहां पर उनकी आर्मी को ट्रेन करने में। और इसका जितना भी लगभग खर्चा था वो लगभग $2 ट्रिलियन के आसपास आया। ये पूरे 20 साल का खर्चा था जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया, लेकिन उसके हाथ तभी भी कुछ नहीं लग रहा था, क्योंकि जो आतंकवादी संगठन थे वो लगातार अपने आप को मजबूत कर रहे थे। फॉरेन एड से, फॉरेन फंड से, शराब से, माइनिंग से, फॉरेन डोनेशन से, और जितनी भी ओपीएम थी या ड्रग थी उनके एक्सपोर्ट से वो अपने आप को स्टेबल कर रहे थे, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहे थे। और इनमें कुछ फॉरेन कंट्रीज थी वो उनको हेल्प कर रही थी इनडायरेक्ट वे में तालिबान को मजबूत करने के लिए, ये पीस प्रोसेस जो है ना होने पाए। और कुछ हुआ भी ऐसे ही। थक हार के इस साल अमेरिका ने डिसाइड कर लिया कि वो फाइनली अब अमेरिकी फौज को अफगानिस्तान में नहीं रहने देगा, तो उन्होंने स्टार्ट किया अपनी सेना का इवैक्यूएशन अफगानिस्तान से। जैसे ही ये बात तालिबान को पता लगी तो उनके कान खड़े हो गए। यही एक मौका है पूरे अफगानिस्तान पर दोबारा से अपना रूल स्थापित करने के लिए, और उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे जैसे अमेरिका अपनी फौज को यहाँ से निकालेगा वैसे वैसे वो आगे बढ़कर पूरे अफगानिस्तान पर अपना होल्ड करते जाएंगे। और प्रोसेस भी सेम वे में चल ही रहा था। इसके पीछे अगर देखें तो एक जियोपॉलिटिक्स निकल के सामने आती है कि अमेरिका जब वहां से निकलने वाला था तो दोहा में एक समिट डोनाल्ड ट्रंप की तालिबानी लीडर के साथ हुई थी, और तालिबान की मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को 2018 में रिहा किया गया था, क्योंकि इसे 2010 में गिरफ्तार किया गया था और ये पाकिस्तान की जेल में बंद था, और ये तालिबानी लीडर था जो तालिबान की टॉप मोस्ट पद पर तैनात था। लेकिन जब इसको 2018 में रिहा किया गया तो मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो तालिबान को रिप्रेजेंट करेगा एज अ पीस प्रोसेस विद यूनाइटेड स्टेट टू स्टेबल द गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। लेकिन ऐसा कुछ इसमें खास देखने को नहीं मिला। पीस प्रोसेस चलता गया, लेकिन तालिबान अपने किसी भी डिसीजन पर खरा नहीं उतरा। जैसे जैसे अमेरिकी फोर्स वहां से निकलती गई वैसे वैसे तालिबान जो है आगे बढ़ता गया, और उसने 14 अगस्त आते आते पूरे अफगानिस्तान पर अपना होल्ड कर लिया, काबू
काबुल को अपने कब्जे में कर लिया और अफगानिस्तान पर अपनी सत्ता कायम कर ली और उसका दोबारा से नाम चेंज करके इस्लामिक अमीराट्स ऑफ अफगानिस्तान रख दिया गया। सबसे पहले आकर पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना असली चेहरा सामने दिखाया, क्योंकि वो कई सालों से, लगभग 20 सालों से तालिबान को सपोर्ट दे रहा था और इस दौरान उसका असली चेहरा भी पूरे वर्ल्ड के सामने निकलकर सामने आ गया। तो बेसिकली अब तो जो है अमेरिका फुल ही अफगानिस्तान से बाहर निकल गया है और वहां पर पूरा कब्जा हो गया है तालिबान का। और तालिबान के लिए अब वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई जा रही है पूरे वर्ल्ड में कि अफगानिस्तान की पॉलिसी क्या होगी और उसका फ्यूचर क्या होगा। अगर वो अपने पुराने दिनों की तरह सरियाज लॉ का एक्सट्रीम वर्जन अफगानिस्तान में लॉन्च करता है तो ये बिल्कुल ही एक खतरनाक स्थिति होगी भारत के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और पूरे वर्ल्ड सिनेरियो के लिए भी। लेकिन अब देखना होगा कि वो अब अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी को कैसे लेआउट करता है और उनको कैसे फॉर्मुलेट करता है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो सत्ता है उसके बड़े बड़े पदों पर पोस्टेड हो चुके हैं। अब देखना होगा कि तालिबान कैसे अफगानिस्तान पर रूल करता है और कैसे अपनी सत्ता चलाता है, क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान को होल्ड करके एक नई इस्लामिक अमीरात की स्थापना जरूर कर दी है और उसको अपने देश को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी और उसके लिए उसको अपनी पॉलिसी को फॉरेन कंट्रीज के लिए लिबरल करना होगा, उनका विश्वास जीतना होगा। यहाँ तक कि देखने में आ रहा है कि तालिबान अब यूनाइटेड नेशन में भी अपनी बात रखने के लिए सामने आ सकता है, क्योंकि केवल 6 कंट्रीज के समर्थन से तो अफगानिस्तान चल नहीं सकता। अफगानिस्तान को चलने के लिए पूरे वर्ल्ड की ही जरूरत है, क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन का दौर है। अगर मैं मुख्यतः 6 कंट्री की बात करूं तो उसमें ईरान, कतर, पाकिस्तान, रशिया, चाइना और टर्की शामिल है और वही कई सालों से तालिबान को समर्थन देते आए हैं और देते रहे हैं और दे भी रहे हैं करंट में। तो केवल इन 6 कंट्री के अलावा भी बहुत सी कंट्रियां हैं जो चाहती हैं कि तालिबान अपनी पॉलिसीज को लेकर उनको लिबरलाइज करे, उनको इंटरनेशनल लेवल पर अपनी स्पष्ट नीतियों से पूरे वर्ल्ड का विश्वास जीते, क्योंकि तालिबान का इतिहास अब तक विश्वास के लायक नहीं बचा है, क्योंकि वो कहते कुछ है और करते कुछ है। तो इसीलिए पूरा वर्ल्ड अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपना रहा है और देखना है कि अफगानिस्तान का इतिहास अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि यूएस ने तो बोल दिया है अगर तालिबान अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट नहीं करता तो वहां पर जल्द ही एक गृह युद्ध देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको अफगानिस्तान और तालिबान की पूरी हिस्ट्री और जितने भी हमारे अब तक पार्ट बने हैं वो कंप्लीटली समझ में आए होंगे, उसकी जियोपॉलिटिक्स जरूर समझ में आई होगी। तो ये था हमारी वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।